हेलो एवरीवन। आज हम कैफी आजमी द्वारा कर चले हम फिदा कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसकी एक वीडियो बना दी है जिसमें एक्सप्लेनेशन है इस कविता का। तो पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये प्रश्नोत्तर आप देखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? जी हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया था और उस समय अनेक शहीद हो गए थे हमारे सैनिक लड़ते लड़ते। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म बनी थी। इस फिल्म में भारत और चीन युद्ध की वास्तविकता को दर्शाया गया था कि कैसे उस समय सैनिक फील कर रहे थे। जो मर रहा था सैनिक, वो जाते जाते अपने साथियों को क्या संदेश देता जा रहा था, हम इस गीत के द्वारा देख सकते हैं। यह गीत इसी फिल्म के लिए लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? उत्तर, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। 1962 में भारत चीन की लड़ाई हिमालय की घाटियों में लड़ी गई थी। हमारे अनेक सैनिक इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी एवं बलिदान की अनोखी मिसाल कायम की थी। भारतीय सेना के वीर जाबाजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी। उन्होंने भारत का जो सर है, जिसे हिमालय कहा जाता है, उसको झुकने नहीं दिया, वो कंटिन्यूअसली लड़ते रहे। क्वेश्चन नंबर 3, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? उत्तर, गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि सन 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदानों से, उनके रक्त से, खून से धरती लाल हो गई थी। मानो धरती ने किसी दुल्हन की भांति लाल पोशाक पहन ली हो, अर्थात भारतीय सैनिकों के रक्त से पूरी युद्ध भूमि लाल हो गई थी। इसीलिए धरती को दुल्हन की तरह सजाया गया है, इस गीत में कहा गया है। प्रश्न 4, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? प्रश्न है कि जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उसमें ऐसी क्या बात होती है कि वो हमारे को याद रहते हैं, इजीली याद भी हो जाते हैं। आपने खुद भी देखा होगा, हम लोग कुछ ना कुछ गाना गुनगुना रहे होते हैं, वो इजीली हमें याद हो जाते हैं। उत्तर, जीवन भर याद रह जाने वाले गीतों में हृदय का स्पर्श करने वाली भाषा और संगीत का अद्भुत तालमेल होता है, जो हमें लाइफ टाइम तक याद रहते हैं गीत। वो सीधा हमारे दिल को टच कर जाते हैं। उनकी उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत इजी होती है, उसका जो म्यूजिक होता है ऐसा रिदम बना होता है कि वो हमको याद रहते हैं। जो व्यक्ति के अंतर मन में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है, मतलब उसके मन में उसकी जो भाषा होती है, उसका जो म्यूजिक होता है, वो इजीली इंसान के अंदर चला जाता है। इस तरह गीतों के बोल सरल भाषा में होने चाहिए। इसलिए कहा जाता है जो गीतों की जो भाषा होनी चाहिए वो हमेशा सरल भाषा में होनी चाहिए, ताकि वह व्यक्ति की जुबान पर आसानी से चढ़ सके। इन गीतों का विषय जीवन के मर्म स्पर्शी पहलू से जुड़ा होना चाहिए। मर्म स्पर्शी, टचिंग, मतलब हृदय को छूने वाले ऐसे टॉपिक होने चाहिए इन गीतों के। ऐसे गीत हृदय की गहराइयों में समा जाते हैं और इन गीतों के सुर, लहरिया संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मकता से ओतप्रोत कर देती है और गीत जीवन भर याद रह जाते हैं। हम अपना कोई गीत फेवरेट है उसे गुनगुनाते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाती हैं और हमको गीत इजीली लर्न भी हो जाते हैं क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो होती है बहुत ही सिंपल होती है। क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए क्या किया है? जो यहाँ पे कवि साथियों वर्ड यूज कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? उत्तर, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया है, जो हम हैं, आप हैं, जो देश की एकता को दर्शा रहा है। एक सैनिक मरता हुआ बाकी साथियों को, सिर्फ वहां पे जो लड़ रहे हैं वो उसी को नहीं बुला रहा है, वो सबको ही बोल रहा है। जो पूरे भारत देश के निवासी हैं वो उनको बोल रहा है, जो कि
देश की एकता को दर्शाता है। देशवासियों का संगठन ही देश को प्रगति प्रोग्रेसिव बनाता है, डेवलपिंग बनाता है, विकासशील तथा समृद्धशील बनाता है। जो देश की एकता को दर्शा रहा है, इसमें देशवासियों का संगठन इकट्ठा होना ही देश को प्रगतिशील, विकासशील तथा समृद्धशील बनाता है। देशवासियों का परस्पर साथ ही देश की अनेकता में एकता जैसी विशेषता को मजबूत बनाता है। जब सारे देशवासी एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर कोई कार्य करते हैं, तो इससे हमारा देश बहुत जल्दी विकासशील हो जाता है, प्रगतिशील हो जाता है और समृद्धिशील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? काफिला होता है ग्रुप, यात्रियों का समूह या ग्रुप। काफिले, काफिले शब्द का अर्थ है यात्रियों का समूह। कवि ने इस कविता में देश के लिए न्यौछावर होने वाले अर्थात देश के मान सम्मान व रक्षा की खातिर अपने सुखों को त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानियों के काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है, जो कंटिन्यूअसली वहां पर मरते जा रहे थे। उस काफिले को कंटिन्यू रखने को कहा है कि डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। अब एक मर गया तो एक और सैनिक आगे आना चाहिए अपनी भारत माता की रक्षा करने के लिए। कवि का मानना है कि बलिदान का यह क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए, जो सीक्वेंस चलता आ रहा है, एक के बाद एक बलिदान होता जा रहा है अपनी देश की खातिर, वो क्रम चलते रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे देश तभी सुरक्षित रह सकेगा जब बलिदानियों के काफिले शत्रु को परास्त कर तथा विजय श्री को हासिल कर आगे बढ़ते रहेंगे। अगर वो अपने कदम पीछे कर लेंगे तो हमारी जीत कैसे होगी? तो इसलिए अपने शत्रुओं को परास्त करना है और यही काफिला आगे बढ़ाते जाना है, डरना नहीं है, अपने कदम पीछे नहीं करने हैं। प्रश्न नंबर 7, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस और संकेत करता है? कफन, कफन शब्द जो होता है बच्चों, जब किसी की डेथ हो जाती है हम उसके ऊपर व्हाइट कलर का एक कपड़ा उड़ा देते हैं, उसको कफन कहते हैं। इस गीत में सर पर कफन बांधने से अभिप्राय ये है कि सर पे कफन बांध लो, मतलब अपने सर में से, अपने दिमाग से मरने का भय निकल निकाल दो कि तुम ऐसी जंग में जा रहे हो जहां पर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। तो सर पे कफन बांध लो। ठीक है उत्तर। इस गीत में सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व अर्थात संपूर्ण समर्पण की ओर संकेत करता है कि तुमने अपना पूरा समर्पित कर दिया है भारत को। सिर पर कफन बांध कर चलने वाला व्यक्ति अपने प्राणों से मोह नहीं करता है। जो सर पे कफन बांध लेता है वो मोह माया त्याग देता है, मरने से नहीं डरता है, बल्कि अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहता है। वह डरता नहीं, अपने कदम नहीं पीछे करता है। इसलिए हर सैनिक सदा मौत को गले लगाने के लिए तत्पर रहता है। प्रश्न नंबर 8, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। मतलब अब इस कविता का सार क्या है वह लिखना है आपको अपने शब्दों में। प्रस्तुत कविता उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी द्वारा रचित है। जो कविता है उर्दू के जो फेमस कवि हैं उन्होंने लिखी है, कैफी आजमी जी ने। यह गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है। यह जो गीत है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, यह किस मूवी इस हकीकत मूवी से लिया गया है। और हकीकत मूवी का बेस क्या है? जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में। इस कविता में कवि ने उन सैनिकों के हृदय की आवाज को व्यक्त किया है जिन्हें अपने देश के प्रति किए गए हर कार्य, हर कदम, हर बलिदान पर गर्व है। इस कविता के जरिए कैफी आजमी जी सबको यह बताना चाहते हैं कि उस समय सैनिकों के हृदय से क्या आवाज निकल रही थी जब वह हिमालय की चोटियों में, घाटियों में लड़ रहे थे अपने देश के लिए और अपने प्राणों का बलिदान दे रहे थे। और मरते मरते उनके दिल से क्या बातें निकल रही थी, वो लोग कैसा फील कर रहे थे, इस कविता के, इस गीत के थ्रू वह बताना चाहते हैं। इसलिए इन्हें प्रत्येक देशवासी से कुछ अपेक्षाएं हैं कि उनके संसार से विदा होने के पश्चात वह देश की
आन बान व शान पर आंच नहीं आने देंगे, बल्कि समय आने पर अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करेंगे। वहां पे प्रत्येक सैनिक के दिल से यही निकल रहा था कि आज हम तो जा रहे हैं, बट कल को अगर देश की आन बान शान पर आंच आ रही हो तो आप सभी भारतवासी भी पीछे नहीं हटना, अपने देश को बचाने की कोशिश करना और अपने भारत माता की रक्षा करना। नौ खंड ख, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई है, उनका एक्सप्लेन करना है, उनका भाव स्पष्ट करना है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इन पंक्तियों का भाव यह है कि हमारे वीर सैनिक देश रक्षा के लिए दिए गए अपने वचन का पालन अपने जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहे। युद्ध में घायल इन सैनिकों को अपने प्राणों की जरा भी परवाह नहीं थी। उनकी सांसें भले ही रुक रही थी, लड़ते लड़ते वह मरने वाले थे। इवन वहां पर इतनी ठंड थी, भयंकर वाली सर्दी, कि उनकी जो वेन्स थी ना वो जम गई थी। फिर भी किसी भी परिस्थिति में उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं करे, उनके इरादे नहीं डगमगाए। भारत माँ की रक्षा के लिए उनके बढ़ते कदम ना तो पीछे हटे और ना ही रुके। वे अपनी अंतिम सांस तक शत्रुओं का मुकाबला करते रहे। प्रश्न 2, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। इन पंक्तियों में सैनिक भारत की धरती को सीता की तरह मानता है। इन जो ये जो पंक्तियां है, इसमें सैनिक क्या है, भारत माता को एक सीता की तरह मानता है और अपने साथियों से कह रहा है कि अपने खून से एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, ताकि कोई भी दुश्मन रूपी रावण भारत की आंचल को छू भी ना सके। जैसे लक्ष्मण रेखा खींची थी सीता माता को बचाने के लिए, ऐसे आप भी एक लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी दुश्मन, हर एक दुश्मन रावण है, कोई भी रावण भारत माता को छू भी ना सके। प्रश्न 3, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों से कहता है कि वो तो अपना कर्तव्य निभाता हुआ देश के लिए शहीद हो रहा है, परंतु उसके बाद सीता अर्थात भारत की भूमि की रक्षा करने वाले राम और लक्ष्मण हम दोनों ही हैं। ठीक है, यहाँ पर भारत माता को सीता मैया से कंपेयर किया गया है कि जैसे सीता को राम और लक्ष्मण प्रभु जी ने बचाया था, ऐसे ही आपको अपने देश की रक्षा करनी है। तुम ही राम हो, हम ही राम है, लक्ष्मण हम सभी यही हैं। हमको रावण से अपनी सीता माता को बचाना है। अब रावण शत्रु को कहा गया है और सीता माता भारत माता को कहा गया है। इस गीत में कुछ विशिष्ट प्रयोग किए गए हैं। गीत के संदर्भ में उनका आशय स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कट गए सर, यहाँ पर कट गए सर प्रयोग किया गया है। आपको उसका मीनिंग बताना है, फिर उसको सेंटेंस में फ्रेम करना है। कट गए सर मतलब बलिदान हो गए। घुसपैठियों द्वारा किए गए हमले में भारत के कई सैनिकों के सर कट गए, मतलब लड़ते लड़ते वह बलिदान हो गए, मर गए, शहीद हो गए। नब्ज जमती गई, नब्ज जमना नसों में खून जमता गया। लेह की कड़ी सर्दी में जवानों की नब्ज जम जाती है, फिर भी वह देश की रक्षा में सजग रहते हैं। मतलब इतनी ठंड होती है, उनकी नब्ज जम जाती है, फिर भी वह देश की रक्षा में अलर्ट रहते हैं कि कोई अटैक ना कर दे। जान देने की रुत, इसका मीनिंग होगा मातृभूमि के लिए कुर्बान होने का अवसर। इसमें कहा गया है अपने देश के लिए जान देने की रुत आने पर भूल से भी नहीं चूकना चाहिए। हाथ उठने लगे, मीनिंग है हमला करना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, जब देश पर आक्रमणकारियों के हाथ उठने लगे तो उसे काट देना चाहिए। ध्यान दीजिए संबोधन में बहुवचन शब्द रूप पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, जैसे भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों आदि।
छात्र इन उदाहरण के माध्यम से समझे। भाइयों, सफाई कर्मचारियों के नेता ने कहा, भाइयों कहीं भी गंदगी न रहने पाए। बहनों, समाज सेविका ने कहा, बहनों कल पोलियो ड्रॉप पिलवाने जरूर आना। देवियों, पुजारी ने कहा, देवियों देवियों कलश पूजन में जरूर शामिल होना। सज्जनों, सज्जनों यहाँ सफाई बनाए रखने की कृपा करें। होपफुली आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।